अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सबको मालूम है, डेट शीट आ चुकी है। लास्ट के हमारे पास एक मंथ बचा हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ में आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें। तो इसी सिलसिले में आज का जो वीडियो है वो है आपके क्लास 10th इंग्लिश की एक पोम एंड इवनिंग विद वेटरन, और इसमें हम बात करेंगे इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस के बारे में और इस पोम के टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में, और बाकी जो समरी और अबाउट द ऑथर है वो ऑलरेडी पोम के चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि आपका ग्रामर जो है इंग्लिश का और स्पेशली उर्दू का ग्रामर आप तक पहुंचाया जाए ताकि आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे हो जाएं। और हमारी उम्मीद यही है कि हम ये कर पाएंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो की शुरुआत। लेकिन अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सब तक पहुंचे। और खासकर चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, और खासकर हम उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनके पास ट्यूशन वगैरह या बाकी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। यही इस चैनल का मोटिव रहेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे। स्पेशल फोकस रहेगा क्लास 10 से फाउंडेशन क्लासेस पे, और हम साथ में कोशिश करेंगे कि आप तक हर कोई वो इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो पहुंचाया जाए। चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक का लिंक और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके भी हमें फॉलो करें क्योंकि हम जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी अक्सर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो शुरुआत, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोम एंड इवनिंग वेट विद रैन। ये आपकी क्लास की पोम नंबर 7 है और क्लास इंग्लिश ट्रिप सीरीज का जो है ये सेक्शन में से लिया गया है। और चलिए करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में शुरुआत। और पहला जो है एन इवनिंग विद वेटरन, पोम नंबर 7, इंग्लिश क्लास 7, एंड फर्स्ट वी आर गोना डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोम। तो सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है सिंबोलिज्म यूज हुआ है इसमें। In this poem, the dark, wet evening creates a gloomy, sad and serious atmosphere. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये जो इवनिंग का टाइम है ये एक सैड, एक सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। Similarly, the poet's life and the companionless and seems to have no hope left. और यहाँ पे हमें बेसिकली पता चल रहा है कि पोइट का एक कंपेनियनलेस होना यानी कि अकेला होना, और साथ में हमें ये चीज़ भी पता चल पा रही है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को अकेलेपन से गुजार रहा है। जस्ट एज एन अर्थ लाइफ फ्लिकर्स, इन द सेम वे द पोइट्स लाइफ एट एन इब एंड कैन एक्सटिंक्शन एट एनी टाइम। तो ये सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया गया है पोइट में, और उसके बाद इमेजरी का यूज़ किया गया है। द पोइट हैड यूज्ड विजुअल, और उसके बाद काइनेटिक जिसे हम कहेंगे ऑडिटरी एंड ऑर्गेनिक इमेजरी इन द पोएम। तो विजुअल इमेजरी में हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन दिस पोएम थ्रू आउट, और उसके जो इंस्टेंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। The poet beautifully draws the visuals of the evening wet with rain, wet doors, windows, awning, and the wet collar of the poet's coat in our minds. तो ये है हमारे पास विजुअल इमेजरी का एक कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल। और दूसरी एग्जाम्पल है वी कैन सी लीव्स स्टिरिंग इन द कूल ब्रीज। तो दो और एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है हमारी ऑडिटरी इमेजरी। The poet successfully makes the reader listen to the sounds of the crumbles through an auditory imagery. साउंड ऑफ वो क्रिम्बल्स के जो साउंड को यूज़ किया गया है, तो ये ऑडिटरी यानी कि आवाज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, तो ये ऑडिटरी इमेजरी कहलाती है। उसके बाद है किनेस्थेटिक इमेजरी, वॉकिंग ऑन अ रेनी इवनिंग, स्टैंडिंग अलोन इन अ कोर्टयार्ड, स्टिरिंग ऑफ द लीव्स एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इमेजरीज। इज इट राइट नाउ? सो ये हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ें यूज़ हुई हैं। उसके बाद एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है पोएम के द्वारा, पोएट के द्वारा। फॉलोइंग फ्रेजेस आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ द एलिट्रेशन इन द पोएम। तो पहला है हैंड्स टू होल्ड, दूसरा जिसे हम कहेंगे सटल सिग्नल्स, शुड आई स्टैंड, वाफ्ट विद द विंड, wet with all around,
with water? Is it some spot slowly softly clouds cast is holding the him? तो ये हैं हमारे पास एलिट्रेशंस का इस्तेमाल। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें तो एलिट्रेशन के बाद जो है वो रिटोरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो भी यूज़ किए गए हैं। द एग्जाम्पल्स वी स्टैंड रिटोरिकल क्वेश्चंस इन द पोएम आर वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन, कहाँ है मेरा डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहा हूँ मैं। वेयर इज़ द हरी, क्या जल्दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रिटोरिकल क्वेश्चंस में यूज़ किए गए हैं। एनाफोरा का भी इस्तेमाल किया गया है पोम के अंदर। एनाफोरा कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली बाय द रीडर इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। द वर्ड the has been repeated twice in the beginning of the last two successive verses of the first stanza. For example, the heart beckons the hands to hold them with love. The mind also knows subtle signals of the breeze. तो ये एनाफोरा की एक एग्जाम्पल है। दूसरी भी हमने लिख के रखी हुई है, तो आप दूसरी एग्जाम्पल को भी यहाँ से देख सकते हैं। टाइम बचाने के लिए आपकी स्क्रीन है, आप वीडियो को स्टॉप करके ये सारी चीज़ें जो है वो डिनोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद enjambment का यूज किया गया है। enjambment has been used throughout this poem as each and every verse of the poem is connected to each other. The meaning of any verse cannot be understood without getting the meaning of the verse before it. तो यानी कि एक कनेक्शन है, enjambment यूज किया गया है। अगर आप एक वर्स छोड़ देते हैं तो आपको दूसरी वर्स का मीनिंग जो है बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को बेसिकली enjambment कहा जाता है। पोएम एक फ्री वर्स है एंड डू नॉट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम, तो ये बात याद रखोगे आप, और इससे बेसिकली फ्री वर्स पोएम। तो उसके बाद लास्ट वाला जो है मेटाफर का यूज किया गया है, जो कि हमने अपनी पहली पोएम में एग्जांपल पे आपको समझाया था कि बेसिकली मेटाफर होता क्या है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहली पोएम में जाकर मेटाफर की बेसिक मीनिंग को समझने की कोशिश कर सकते हैं। द पोएट हैज कंपेयर्ड द रेनी इवनिंग विद द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ। तो पोइट ने इवनिंग ऑफ हिज लाइफ के साथ इसको कंपेयर किया गया है। डिपिक्टिंग सैडनेस लोनलीनेस ऑफ हिज लाइफ, ही ट्राइज टू स्टेट दैट हिज लाइफ इज फुल ऑफ डिस्पेयर एंड इज एट एन एब थ्रू दिस कंपैरिजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लाउड्स शेड टीयर्स। उसके बाद स्काई इन दिस पोएम फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स शेड टीयर्स और स्काई फीड का भी इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन जो इस पोएम में से आते हैं, क्योंकि टेक्सचुअल क्वेश्चन पोएम में से भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम मॉडल पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार विजिट करें हमारी चैनल पे। क्लास 10 की इंग्लिश प्लेलिस्ट आपको दे रखी होगी, और मॉडल पेपर्स का एक अलग से गेस्ट पेपर्स का लिस्ट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके वो सारी चीजें देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे आता है। So what are the memories that the poet talks about in the poem? The poet talks about his childhood memories. He remembers the time when he used to stand alone in the courtyard and listen to the melodious sounds of crumbles and brought to his ears by the waves of the cool breeze. तो चाइल्ड का अपने बचपन को याद करते हुए, वो क्रिम्बल्स के साउंड्स को याद करते हुए पोएम यहाँ पे पोएट जो है वो उन मेमोरीज को याद करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड इन द पोएम। तो कौन सा एटमॉस्फेयर जो है वो पोएम के अंदर क्रिएट किया गया है। तो द पोएम रिप्रोड्यूसेस द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इवनिंग। बेसिकली एक इवनिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है विच इज वेट विद रेन, और जहां बहुत बारिश हो रही है, अंधेरा छाया हुआ है। द डार्क वेट इवनिंग क्रिएट्स ए ग्लोमी एंड सीरियस एटमॉस्फेयर, और इससे एक सीरियस एटमॉस्फेयर डिपिक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। द पोएट इज कंपेयरिंग हिज लाइफ ऑफ फ्लिकरिंग अर्थन लैम्प विच कैन गो एट एनी टाइम, दस द एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द पोएम इज वेरी डिप्रेसिंग। यानी कि एक डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर के बारे में पोएट ने यहाँ पे डिस्कशन की है। व्हाट मेक्स द पोएट टायर्ड। पोएट को कौन सी चीज जो है वो टायर्ड बनाती है। द स्लीपलेस नाइट्स हैव मेड द पोएट्स आईज हैवी। ये जो स्लीपलेस नाइट्स की वजह से पोएट जो है उसकी ये जो है आईज जो है वो बहुत हैवी दिखती है। हमने देखा होगा कि कोई नींद से जागा हुआ आदमी होता है, जिसकी नींद पूरी ना हो तो उसकी आंखें बड़ी हैवी दिखती है। तो ही इज फीलिंग फेवरिश एंड कैन नॉट फाइंड सम प्लेस टू टेक रेस्ट, और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है, अजीब सा अनरेस्ट सा फील कर रहा है, और वो चाह रहा है कि उसे कोई जगह रेस्ट करने के लिए मिल जाए। सो इस तरह का टायर्डनेस जो है पोएम के अंदर डिस्कस किया गया है। बाकी क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको अपनी कॉपी में डिनोट कर सकते हैं।
व्हाट हैज़ डार्कनेड द इवनिंग ऑफ द पोइट्स लाइफ, क्या है डार्कनेड, किस चीज़ ने डार्कन कर दिया है इसकी लाइफ को। होप इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ, उम्मीद जो है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है जिसे हम कह सकते हैं। लाइफ इज़ बेस्ड ऑन होप, और हमारी ज़िंदगी जो है ये होप पे ही आधारित है। हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये होप ही है कि आप लोग इसे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एक होप लेके हम आपके सामने हमेशा आते हैं। तो इट गाइड्स अस द वे वी शुड फॉलो। इफ देयर इज नो होप, लाइफ बिकम्स डल एंड फुल ऑफ डार्कनेस। और अगर हमारी लाइफ में कोई होप नहीं है तो लाइफ पूरी डार्कनेस हो जाती है और पूरी ही विदाउट होप हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पोइट ने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। डिस्कस द पोइट्स रिग्रेट इन दिस पोएम, क्या चीज़ पे पोइट को रिग्रेट होता है। द पोइट फील इज नॉस्टैल्जिक एंड रिमाइंड्स हिज गुड ओल्ड टाइम्स, ठीक है। और एक अजीब सी फीलिंग है और अपने ओल्ड टाइम्स को रिमेंबर करते हुए याद करते हुए पोएम की बात हो रही है। ही रिमेंबर्स द डेज व्हेन हिज लाइफ वाज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, वो उन दिनों को याद कर रहा है जब उसकी लाइफ बहुत हैप्पी थी और बहुत खुशी में वो जी रहा था। In contrast, the present life of the poet is full of despair. The poet also feels bad for he cannot call back the days gone by. और obviously यहाँ पे सबसे important चीज़ है कि वो टाइम जो गुजर चुका है लाइफ का वो रिटर्न नहीं कर सकता या वो वापस नहीं ला सकता, तो उस पर बेसिकली उसे रिग्रेट फील होता है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कमेंट ऑन द इमेजरी यूज्ड बाय द पोएट इन द पोएम। तो इमेजरी रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स स्पेशली इन द पोएट्री टू डिस्क्राइब आइडियाज और सिचुएशंस बेसिकली। इमेजरी इज अ डिफरेंट काइंड सच एज ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टिकल, ऑल्फैक्टरी, गस्ट्रेटरी एंड यानी कि ये बेसिकली 7 किस्म की होती है। मैंने इमेजरी आपको बताया भी था। द पोएट यूजेस विजुअल इमेजरी इन द पोएम, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑडिटरी इमेजरी का भी यूज़ किया गया है और काइनेस्टिक इमेजरी का भी यूज़ किया गया है पोएम में, जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो आप ये एक एग्जाम्पल जो है वो बेसिकली लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है एक्सट्रैक्ट्स पूछे जाते हैं पोएम के अंदर से, तो एक एक्सट्रैक्ट में ले रहा हूँ। माई फीट्स आर कूल्ड विद वाटर सीपिंग थ्रू माई शूज। और इसकी बेस पे जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ इस तरह से, व्हाट मेड द स्पीकर्स फीट कूल्ड, what does his mind look for, what does the following words mean, seeping and exhausted। तो इसके आंसर्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। the rain water seeping through his shoes has made his shoes cooled finally। और दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था that was what does his mind look for, उसका माइंड जो है वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, for some rest की बात कर रहा है पोएम। और उसके बाद 2 वर्ड्स थे सीपिंग एंड एग्जॉस्टेड। सीपिंग मीन्स फ्लोइंग स्लोली एंड एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट केयरफुली। इन द चाइल्डहुड आई स्टूड अलोन इन माई कोर्टयार्ड एंड वेव्स ऑफ द एयर ब्रॉट द साउंड्स ऑफ द क्रिम्बल्स। वी रिग्रेट दैट द डेज गॉन बाय डू नॉट रिटर्न, हाउ टू कॉल बैक टाइम्स पास्ट एंड गॉन। तो ये है और इसमें से हमने एक एक्सट्रैक्ट लिया है फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि आप देख सकते हैं आपका A, B, C, D और E तक है और उसके आंसर्स भी नीचे लिखे हुए हैं। तो आप इसको पोएम को यहाँ पे स्टॉप करके वीडियो को ये सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। तो इसके बाद एक और एक्सट्रैक्ट हमने लिया है। एन इवनिंग विद वेट रेन एज आई वॉक थ्रू द लैंड, द हार्ट बेकन्स द हैंड्स एंड होल्ड देम विद लव, द माइंड ऑल्सो नोज subtle signals of the breeze, should I stand on the ground or waft with the wind। तो ये वाली लाइंस जो हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं व्हाट आर द मेमोरीज दैट पोएट टॉक्स अबाउट द पोएम। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन वो डिस्कस किया था। व्हाट काइंड ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्रिएटेड इन द पोएम, ये भी ऑलरेडी आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस में है। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स बेसिकली मीन, तो इसके एग्जाम्पल्स हमने लिख रहे हैं। बेकन मीन्स आस्क, सिग्नल और कॉल, सर्टल मीन्स नॉट वेरी नोटिसेबल। तो ये आज का वीडियो यहाँ पे होता है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं नीचे और बहुत अच्छा भी लगता है। और जहाँ कहीं से आपको दिख रहा है कि हमें चाहिए कि हम अपने वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, तो आप भी लोग जो हो हमारी गलतियाँ जो हमें इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हो। Thank you for watching the video. I will see you in the next lecture, and up till then, take care each and everyone. God bless you all, and thank you. Bye bye guys. Thank you.